चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। मॉडर्न इंडिया आज बुक से पढ़ना शुरू करना था, है ना। हमने क्या टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था? कांग्रेस। और कांग्रेस के 3 चरण हमने समझे थे। 1885 से लेके 1905 का भारत, जिसे कहा जाता था किन लोगों की कांग्रेस? उदारवादी। इन्हीं को आप लोग मॉडरेट्स कहते हैं। यही मॉडरेट्स हैं, यही उदारवादी हैं। अब बेटा बातचीत बंद कर दो सब लोग। तेरा पेन कैसा है, मेरा पेन कैसा है, ये हो गया। अब बोर्ड पे देख लो। तो ये उदारवादी थे, फर्स्ट चरण वाले। इन लोगों में सबसे बड़े नामों में अगर नाम लें तो तैयब जी का नाम था, मेहता थे, और दादा साहब। ये फिरोज शाह मेहता है, ये बदरुद्दीन तैयब जी, और ये दादा भाई नौरोजी। ऐसे तो बहुत सारे नाम में जॉर्ज यूले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम भी आएंगे, लेकिन इन लोगों का दबदबा था। 20 साल तक कांग्रेस पे इन्हीं लोगों की बात चली। और ये उस जमाने में, ये मान के चलो, जो इन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर थी। आप सब जानते हैं दादा की तो पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। दादा उम्रदराज थे, समझदार थे, परिपक्व थे, मैच्योर थे। दादा ने उस जमाने में अपनी जेब से खर्चा करके इंडिया की इमेज को कहाँ पर उभार दिया था? इंग्लैंड। और ये उस जमाने में इतने पढ़े लिखे थे। गूंज है क्लास में, आवाज में थोड़ी सी बाद में। तो दादा के बारे में हमने पढ़ा था, किताब बताई थी मैंने आपको, द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब लिखी थी दादा ने लिखी थी। और दादा ने उस जमाने में इंडिया की एक बहुत बड़ी चीज़ जो आज एक संस्था करती है, नेशनल इनकम। अब ये कौन निकालता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। जो काम आज एक इतनी बड़ी संस्था करती है जिसमें हजारों लोग जॉब कर रहे हैं, उस जमाने में वो बिना किसी सहायता के एक आदमी ने एक अपना छोटा सा एक मंडली बनाई। वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनका इतना कैलिबर था कि उस जमाने में 1866, अभी भी गूंज है क्लास में, 66 और 67 में इन्होंने नेशनल इनकम फाइंड आउट की। और जिसको नेशनल इनकम पता है वो उसको डिवाइड कर देता है आबादी से, जनसंख्या से, जिससे आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आती है, यानी प्रति व्यक्ति आय। और उस जमाने की प्रति व्यक्ति मैंने बताई थी, हाँ, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। आज के ज़माने में तो लगेगा ये क्या मजाक था, लेकिन उस ज़माने में 20 रुपए का मतलब आप सब बहुत 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 अमीर थे। इंडिया एक रिच कंट्री था, ये हम जानते ही हैं। और इंडिया से धीरे धीरे सारी चीज़ों का दोहन करके और विदेश भेज दिया गया, ये भी हम सबको पता ही है। तो ये कांग्रेस के इस काल में इन लोगों ने जो सबसे बड़ा एक हथियार बनाया वो एप्लीकेशन लिखना था। जो इनको लगता कि हमें चेंज कराना है सोसाइटी में, रूल्स एंड रेगुलेशन में, उसके नाम की एक बहुत तमीज़दार भाषा में एप्लीकेशन लिख देते थे। और उस ज़माने में एप्लीकेशन किसके नाम की लिखी जाती होंगी? वायसराय। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद से आपके देश का जो मुखिया था, जो हेड ऑफ द कंट्री था, वो वायसराय था। वायसराय मैंने आपको बताया होगा, इन प्लेस ऑफ किंग। इसका मतलब ही होता है राजा तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जगह ये राज करेगा। तो हमारे देश का एक वायसराय था, ये वायसराय को एप्लीकेशन देते। और क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट थी, तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कांग्रेस जब बनी तब भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये बहुत बार पूछते हैं, कॉमन आने वाला क्वेश्चन है और हर एक को पता होता है जो तैयारी करता है। भारत में जब कांग्रेस का गठन किया गया 1885 में, तब भारत का वायसराय कौन था? डफरिन। डफरिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके टाइम में कांग्रेस को बनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस 20 साल तक एप्लीकेशन लिखती रही। थोड़ी स्टार्टिंग में इज्जत भी दी अंग्रेजों ने, ताकि हमें लगे कि भैया ये एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी के चलते उस जमाने में एक बहुत बड़े अधिकारी ने, जो देश को संभाल रहा था, इन लोगों को अपने यहाँ एक तरह से खाना भी खिलाया था। तो अंग्रेजों के घर में जाके खाना खाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि हमारे दिमाग में उन्होंने भर दिया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो कहीं ना कहीं मन से, हमारे मन में ये था कि हमसे अलग हैं, ये हमसे ऊंचे हैं, ये हम अपने मन से फील करते थे। और आज भी है ये, अब तुम्हें लगेगा नहीं है, लेकिन आज भी देखो हमारे देश में हमारा दिमाग इतना ब्रेन वॉश्ड है कि आज भी हमें गोरा रंग हमेशा ज्यादा बेहतर लगता है काले रंग से। ये अंग्रेजों का किया हुआ ब्रेन वॉश ही तो है हमारा। हम अंग्रेजी के पीछे आज भी ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस जमाने में इन्होंने ये सब चीजें हमारे दिमाग में पका दी थी। इसीलिए 20 साल उदारवादी कभी खुल के अंग्रेजों की बुराई कर ही नहीं पाए। कोई भी कहता ना भी अंग्रेज खराब है, तो कहते नहीं, अंग्रेज समझदार हैं, जो वो करेंगे तुम्हारे फायदे के लिए करेंगे, और हमें उन पे फेथ है। यानी 20 साल उदारवादियों ने किस पे अपना फेथ जमाए रखा? अंग्रेजों पर। अंग्रेजों को कहाँ तुम लोगों से मतलब था? उनको भैया अपने देश में लूट के यहाँ से धन ले जाना उनका टारगेट था। ना उन्हें यहाँ रचना था, ना बसना था, उनकी अगली पीढ़ी यहाँ पे पलनी थी। तो इसलिए इन्होंने कभी काम नहीं किया। जब इन्होंने देखा कि आपका देश कैसे बढ़ सकता है, तो इनकी समझ में आ गया कि इंडियन सबसे ज्यादा किस चीज पे बटे हुए हैं? धर्म। और वो सबको दिखता था, क्योंकि हमारे देश पर 1000 साल तक राज किया था। बहुत पहले राज रहा था हिंदुओं का। हिंदुओं में से 2 निकले थे, जो एक जैन बने थे और एक बौद्ध। ये जैन और बौद्ध अलग थोड़ी ना थे। जैन और बौद्ध बेसिकली तो हिंदू ही थे, इसी में से तो अलग हुए थे। जो जैनियों का जिसने धर्म चलाया, जो इनका 24वें जो तीर्थंकर थे, जिनको भगवान का दर्जा देते हैं, महावीर स्वामी, उनके पिताजी तो हिंदू थे, उनका सारा वंश हिंदू था। ऐसे ही महात्मा बुद्ध क्षत्रिय के बेटे थे, इनके पिताजी भी हिंदू थे। तो उस जमाने में भारत में सिर्फ एक धर्म था, जिसका नाम था सनातन धर्म। सनातन यानी बहुत पुराना। तो सनातन धर्म को ही फॉलो करते थे। पर इसमें थोड़ी गड़बड़ियां आ गई। गड़बड़ियां भी क्यों आई? हमारी बेवकूफी के चलते। क्योंकि हिंदू धर्म ने जब एक समय था, जिसको आप कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में वैदिक काल, इस काल में डिवीजन किया गया था। जो डिवीजन बहुत जरूरी था, लेबर बांटा गया था, काम बांटे गए थे। तो 4 आपके यहाँ ये बना दिए गए थे, जो सबको पता भी होगा। ब्राह्मण बने थे, फिर क्षत्रिय बने थे, इन्हीं में से वैश्य निकले, और इन्हीं में से शूद्र। ये कोई खराब चीज नहीं थी। जैसे घर में भी तो हम ऐसे करते हैं ना, घर में काम का बंटवारा होता है। भाई घर में अगर तुम 2 भाई हो, 1 बहन हो, माँ है, बाप है,
हर किसी का काम बटा होता है। तो पावर जो ये डिवीजन था लेबर का, ये ज़रूरत होती है हर परिवार की, समाज की, संगठन की। ये लेबर का बँटवारा था। भई जो पढ़े-लिखे लोग हैं, पढ़े-लिखे मतलब उस ज़माने में कोई किताब तो होती नहीं थी, ना कोई पोथी थी। तो जो थोड़ा-सा ज्ञान है जिसको जिसको थोड़ा भई धर्म के बारे में नॉलेज है, जिसको थोड़ा दूसरों से बेहतर कुछ आता है, वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण। यानी जिसका बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है। उस ज़माने में पता है क्या? किसी ने ये भी कह दिया भई रोज़ हाथ धोने चाहिए, तो बड़ा ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि बाकियों को ये भी नहीं पता था। तो वही ज्ञानी था जिसको ये भी पता था कि खाने से पहले हाथ धो लो, नित्य नियम से पानी पियो, ये बहुत बेसिक बातें हैं। आज ये पैदा होते ही बच्चे को हम बताते हैं, लेकिन उस ज़माने में जब आदमी का दिमागी विकास नहीं था, हम होमो सेपियंस से तो विकसित हुए हैं। तो सोचो जानवर की श्रेणी, भाई इंसान के आगे ह्यूमन बीइंग्स भी तो टाइप का एनिमल है, हम बड़े सामाजिक प्राणी हैं। तो जानवर से और इंसान तक के सफर में दिमाग का विकास धीरे धीरे हुआ, और जो स्टार्टिंग थी उसमें सिर्फ जो थोड़ा सा भी ज्ञान की बात करता था, कहते भाई ये ब्राह्मण कुल का है। तो ब्राह्मण कुल का कोई पैदा नहीं होता था। जिसको ज्ञान है, जिसको दूसरों से दो बात एक्स्ट्रा पता है, वो ब्राह्मण बन गया। जिसका शरीर का गठन अच्छा है, जिसमें ताकत है, जो शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर है बाकी लोगों के मुकाबले, वो क्या बन गया? और इसको काम कह दिया भाई तू हमारी कम्युनिटी का ध्यान रख। तब हमारी तरह नहीं थी कि करोड़ों की आबादी, तब होता क्या था, जंगलों में लोग रहा करते थे, और मान लो 8-8 10-10 लोगों के परिवार हैं, 7-8 परिवार, बस ये एक गांव बन गया। और गांव भी क्या, पहले कबीले थे। ये यहाँ पे रहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ नदी बहती है, इस नदी से ही ये लोग पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ एक आधा कोई अपना जानवर पाल लेते हैं, और यहाँ गलती से कुछ पैदा हो गया 2-4 महीने में खेती में, तो अपना वही खा लिया और फिर यहाँ से आगे चल पड़े। ये कोई स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। यहाँ से फिर आगे चले गए कहीं दूर, फिर जाके ये 10 परिवार बस गए। अब इनका सबसे बड़ा धन क्या? इनके पास कोई प्रॉपर्टी लिखत पढ़त तो थी नहीं, तो इनका सबसे बड़ा धन थे इनके पशु, जिनको उस जमाने में कहा जाता था मवेशी। और मवेशियों के लिए ही आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। तो लड़ाई का कारण थे जानवर, और जानवर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था गाय, भेड़ और बकरी को। उस जमाने तक भैंस का प्रचलन ज्यादा नहीं था, कहीं ऐसे साक्ष्य नहीं है कि भैंस की भी पूजा की जाती है, आज तक भी नहीं की जाती। जबकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिकली भैंस पालना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन हमारे कल्चर का पार्ट गाय रही थी, और यहाँ से गायों की पूजा करनी हमने स्टार्ट कर दी। इसके पीछे भी लॉजिक है। गायों को ना काट के खा जाते थे लोग, तो गाय का भक्षण ज्यादा करने लग गए। अब गाय ज्यादा खाने लग गए लोग, क्योंकि उस जमाने में ये ऐसे जात पात और ये धर्म वर्म तो थे नहीं। तो जब गाय ज्यादा खाने लग गए, तो कुछ इंटेलिजेंट लोगों को लगा कि भाई ये गाय तो सारी खा जाएंगे, ये तो कैसे बचाएं। तो गाय को धर्म से जोड़ दिया, और गाय को कह दिया गाय अघन्या है, गाय का वध मत करो, इसकी पूजा करो, ताकि लोग सारी गायों को खत्म ना कर दें। किसी भी चीज का आप अगर अति शिकार करेंगे, उसको खाने के रूप में यूज खत्म हो जाएंगे। ये टाइगर एलिफेंट धीरे धीरे ऐसे तो खत्म कर दिया हमने उनको शौकिया मारा। हमने से मेरा मतलब है अंग्रेजों ने, हमारे राजाओं के काम आगे अंग्रेजों ने कैरी ऑन किए। तो ये मवेशी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति थी, और इनकी लड़ाई का कारण भी ये जानवर थे। तो इन जानवरों की रक्षा करने के लिए ताकतवर जो उस एरिया के कुछ लड़के हुआ करते थे, मान लो इनमें से 10 लड़के ताकतवर हैं, तो जो ताकतवर है वो ये ड्यूटी अपने कंधों पर लिया करता था कि भाई इस एरिया में, हमारे गांव में, हमारे कबीले में जितनी गाय भेड़ बकरी हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारी, हम इनकी रक्षा करेंगे। और रक्षा करने से काम नहीं चलेगा, दूसरे की लूटना भी टारगेट रखते थे, ताकि अपनी संख्या बढ़ जाए। भाई जिस चीज को अमीरी मानते हैं उसी को तो लूटते हैं। आज पैसे को अमीरी मानते हैं, सोने को तो चेन स्नैचिंग होती है, लूटपाट होती है। तब लूटपाट इसलिए नहीं होती क्योंकि पैसा था ही नहीं, तब लोग गाय और ये सब खोल के ले जाते थे। तो उस जमाने में मवेशियों के कारण लोग लड़ते थे, जानवरों के कारण। और लड़ने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत किसमें ज्यादा मानी जाती है? क्षत्रिय। मतलब जो ताकतवर है वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कोई पैदा नहीं होता था। जिसका बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, जिसकी हाइट हेल्थ अच्छी है, वो क्षत्रिय बन जाता। जिसको थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा है, वो ब्राह्मण बन जाता। और जो चीजों को इसी एरिया में, ये कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, अपने ही 50 लोगों के ग्रुप में, भाई इससे गेहूं ले लिए, इसको धान बेच दिया, या इससे सब्जी ले ली, यहाँ ये बेच दिया, अपने छोटे मोटे सामान। तो जो बेचने का काम करते थे उसी को हम मान लेते थे कि भैया ये व्यापार करते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी थी? वैश्य। तो वैश्य जो थे, इस जमाने में पैसा तो चलता नहीं था, कोई इकाई तो थी नहीं पैसे की, तो चीजों की अदला बदली का सिद्धांत था पुराने टाइम में। ये पुरानी बातें कर रहे हैं, जिसका बार्टर सिस्टम कहते हैं ना, भाई एक चीज के बदले दूसरी चीज ले ली। और जो इन तीनों के काम करता, साफ सफाई का काम करता, पूरी जो ये 8-10 परिवार हैं, इनकी गाय कहीं गोबर भी करेंगी, भाई गंदगी भी मचेगी, उसकी सफाई का काम करता। गायों के नीचे सफाई का, या आसपास जो जहां बसावट है वहां की गंदगी साफ करता, वो शूद्र कहलाता। यानी इसका काम था साफ सफाई का। अब ये काम कोई लिखित में नहीं थे, जो जैसा काम करेगा उसको उस नाम से बुला लेंगे। जो ज्ञान की बातें करेगा वो ब्राह्मण है। हो सकता है उसका लड़का ज्ञान की बातें ना करे, उसका लड़का कहे कि पिताजी मेरा तो बिल्ट अच्छा है, मैं तो गायों की रक्षा कर सकता हूं। तो ब्राह्मण का बेटा क्या बन सकता था? क्षत्रिय। उसी का एक बेटा कहे मैं तो ना ये चीजें खरीदूंगा, मतलब ये अदला बदली वाली चीजें मैं अपने यहाँ पे बड़े लेवल पे करूंगा, तो वैश्य बन गया। उसी की वाइफ कहे मुझे तो गायों की सेवा करना अच्छा लगता है, मैं गायों के नीचे से गंदगी हटा दूंगी, गोबर साफ कर दूंगी, और गायों को नहला दूंगी और दूध निकाल दूंगी, इस तरह की बातें। तो वो कहलाएंगे ये शूद्र। एक ही छत के नीचे एक कुटिया में, कोई परमानेंट घर तो इनके थे नहीं, उसी कुटिया में जो औरत खाना बना रही है वो शूद्र है, क्योंकि वो तो गाय के नीचे सफाई करके आई है। एक बेटा वैश्य है, उसका हस्बैंड ब्राह्मण है, और उसका एक बेटा क्षत्रिय है। ये काम का बंटवारा था, और काम का बंटवारा करना जरूरत थी। जैसे घर में भी काम का बंटवारा किया जाता है, तुम सबके घर में काम का बंटवारा है, लिखत पढ़त नहीं होती इसकी। माँ हमेशा घर के काम करती है, पिताजी हमेशा बाहर के काम करते हैं। बाहर के काम में लड़का हेल्प करा देता है, और घर के काम में लड़की। ये कोई रूल नहीं है ना, लेकिन ऐसा ही चला जा रहा है। ऐसे ही इस जमाने में था। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, हम थोड़े से रिजिड हो गए। रिजिड क्यों हुए? क्योंकि इंसान ने प्रॉपर्टी बना ली, और जब इंसान ने प्रॉपर्टी बना ली तो मवेशी की इंपॉर्टेंस कम हो गई, और प्रॉपर्टी की यानी किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई? आज भी तुम देख लो, जमीन ज्यादा महंगी है या गाय भैंस महंगे है?
जमीन का एक टुकड़ा करोड़ों रुपए का आएगा। आपकी सबसे अच्छी जो किस्म की भैंस भी होगी वो भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ऊपर तो मुर्रा नस्ल की भैंस भी नहीं आती लाख, 1.5 लाख से ऊपर। जमीन की कीमत आप देखो, ये पावर ऑफ जो ये डिवीजन था ना इसका लेबर का, जमीन ने इस लेबर के डिवीजन को खत्म कर दिया और जमीन ने 3 लोगों को, इनफैक्ट 2 लोगों को बड़ा रिजिड बना दिया कि भाई हम अलग हैं। ये 2 लोग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। वैश्यों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इन्होंने कहा भाई हम व्यापार कर लेंगे, क्योंकि ना तो हम ब्राह्मण बन सकते ना क्षत्रिय। सबसे ज्यादा नीचे फंस गए शूद्र, जिनका काम मर्जी से था उस जमाने में साफ सफाई, लेकिन फिर इनकी पुश्त दर पुश्त को, मतलब बिना सोचे समझे, चाहे वो काबिल हैं, हट्टे कट्टे हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको काम यही मिलेगा। ये हमने लेबर का बंटवारा कर दिया जो आज तक जारी है। आज तक से मेरा मतलब है आज भी जब आप पैदा होते हैं आपके नाम के साथ जो सरनेम लग जाता है वो आपकी पहचान बन जाता है। और जो इंडिया में तो अभी भी ट्रेंड चला रहा है ना, आपने देखा होगा हर एक के नाम के साथ पिताजी का नाम लगता है, उसमें सरनेम लगता है। टीचर्स नहीं कहते पूरा नाम बताओ, तो पिताजी का पूरा नाम लिखा जाता है, वो आपकी पहचान बन जाती है। यानी इंडिया में जो ये पुराना बंटवारा था आज भी ये जाति पाति के नाम से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो अंग्रेज इस बात को समझ गए कि इंडिया में 2 चीजों में बंटवारा कर सकते हैं, धर्म में और जात पात में। इसी चक्कर में मैंने आपको एक पूरी कहानी बताई थी। क्या किया था इन्होंने? बंग भंग, बंगाल विभाजन। किस सन में? और यहीं से स्टार्ट होता है कांग्रेस का सेकंड फेज, क्योंकि बंगाल विभाजन ने गुस्सा दिला दिया था कुछ नौजवान लड़कों को, जिनमें से 3 के नाम आप जानते हैं, लाल, बाल और पाल। क्या ये तीनों कांग्रेस के ही मेंबर थे? और क्या कांग्रेस के थे, लेकिन ये काम ही नहीं कर पा रहे थे और इस बात से गुस्सा थे कि हम काम क्यों नहीं कर पा रहे। इन तीनों ने कोशिश की कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के हेड बन जाएं। कांग्रेस की हर साल बैठक होती थी, 3 दिन ज्यादातर बैठक रखते थे और दिसंबर के एंड में फिर अगले पूरे साल की प्लानिंग उन 3 दिनों में कर लेते थे इकट्ठे होकर। तो सबसे पहली बैठक आपको पता है मुंबई में हुई थी और फिर लगातार बैठकें हर साल होती गई। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, ये हुआ था अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गया। तो दिसंबर की बैठक में इन लड़कों ने कोशिश की कि इस बार की अध्यक्षता हम में से कोई से को मिल जाए। और किसकी कोशिश में थे ये? बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने पूरा प्लान कर लिया, लाला जी ने भी मदद की, बिपिन चंद्र पाल ने, लेकिन हम जानते हैं एन मौके पर आकर किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, जो किसके गुरु हैं? तब तक गांधी जी को एक्टिव नहीं थे यहाँ, वो अफ्रीका में काम करते थे। आ गए थे इंडिया 15 में, लेकिन काम 17 में स्टार्ट किया। जीके गोखले ने कांग्रेस की एन मौके पर पहुंच के बैठक चेंज करा दी। ये बैठक होनी थी नागपुर में, लेकिन इन्होंने ये कहां चेंज करवा दी? सूरत में। और फिर सूरत में चेंज करा के इन्होंने ये रूल और बनवा दिया कि अब के बाद जो जिस एरिया में बैठक होगी वहां का लीडर इसका हेड नहीं बनेगा। और उस जमाने में बंबई की बेल्ट में ही ये पूरे हिस्से को काउंट किया जाता था, ये पूरा हिस्सा जिसको आज आप कहते हैं ना गुजरात और महाराष्ट्र। ये कब अलग अलग हुए हैं? आज़ादी के बहुत बाद में, 1960 में जाके ये पूरी बेल्ट, जिसको पहले क्या नाम दिया गया था? बंबई। बंबई बहुत बड़ा नगर था और बंबई पहचान था, अंग्रेजों ने डेवलप किया था ये भी। हम तो पुराने जमाने में बंबई नाम का कोई शहर हमारे यहाँ था ही नहीं। एक मुंबा देवी थी, उनकी पूजा करते थे और उसके आसपास का एरिया मुंबई कहलाता था। जैसे हमारा नहीं चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मतलब चंडी माता का गढ़, ऐसे तो नाम पड़ जाते हैं। यहाँ मुंबा देवी की पूजा करते, छोटी सी कम्युनिटी थी, कोई बहुत बड़ा बंबई शहर नहीं था। हमारे यहाँ पे उस जमाने, पुराने जमाने में सूरत बहुत फेमस था और हम सूरत से व्यापार किया करते थे हजारों सालों से, कोई नई बात नहीं थी। अंग्रेज आए और अंग्रेजों को लगा कि आपके सूरत को कैसे नीचे करके अपना नया शहर डेवलप किया जाए। तब इन्होंने अपना कौन सा शहर डेवलप किया था? बंबई। हमारे उस मुंबा देवी के एरिया को ही डेवलप करके इन्होंने बंबई बना दिया। फिर ये बंबई इतना बढ़ गया कि आपका सूरत इसमें ही नीचे दब गया। ये आपके इंडिया को नीचे दिखाने का भी एक तरीका था। इन्होंने आपके 3 शहर जो आपकी पहचान थे इंडिया की, एक बंबई था और एक क्या था हमारा यहाँ, एक हमारा था मछलीपट्टनम, इसी को मसूली पट्टनम भी कहते हैं, और एक हमारा यहाँ पर था हुगली। ये हमारे ऐतिहासिक शहर थे, इतिहास में इनका नाम आता है। बहुत पुराने समय से हम यहाँ व्यापार किया करते थे। अंग्रेजों ने इन तीनों के पैरेलल अपने शहर बसा के दिखाया कि देखो हम ज्यादा एडवांस्ड हैं। फिर ये सच बात भी है कि इनकी तकनीक, इनकी टेक्नोलॉजी हमारे मुकाबले ज्यादा बेहतर थी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इन्होंने मछलीपट्टनम की टक्कर में क्या डेवलप कर दिया? मद्रास, और व्यापार करने लग गए। और हुगली की टक्कर में इन्होंने कलकत्ता। तो ये 3 शहर विदेशियों ने बसा दिए, बड़े बना दिए। कौन कौन से? बंबई, कलकत्ता और मद्रास। आज भी आप मेट्रोपॉलिटन में जब 4 बड़े शहर कहते हैं तो आप कहते हैं बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली, यही तो नाम लेते हैं। दिल्ली को नई दिल्ली भी तो इन्होंने ही बनाया था, जब आपकी राजधानी नहीं बदली थी। कौन से ईयर में? 1911 में। 1911 में क्या की गई थी? घोषणा, और फिर बदली थी अप्रैल 1912। इन्होंने क्या बसाई थी? नई दिल्ली। ये 4 मेट्रोपॉलिटन आज तक सबसे इंपॉर्टेंट शहर हैं आपके, जो अंग्रेजों ने डेवलप किए थे। अंग्रेजों ने या फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। तो ये पुराने टाइम के 4 शहर हैं जो आज तक चल रहे हैं। और आपको पता होगा आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा को जोड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को क्या नाम है इसका? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज इसका नाम है। ये 2002 के बाद से काम चल रहा है, इसको समझ लो। क्लास 4th में है, ये 4th क्लास में पढ़ाया जाता है। मेरे खुद का बेटा 4th में है, ये 4th क्लास का टॉपिक है। 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को ये 6x6 की लेन से जोड़ रहे हैं। पूरे इसको जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है मैथ्स का फिगर, ऐसे बना दिया। और इसकी खास बात क्या है? इन सड़कों को जो डेवलप किया जा रहा है ना, इन पे कोई रेड लाइट नहीं है, इन पे कोई ब्रेकर नहीं है। ये लगातार दौड़ेगा ट्रैफिक इन शहरों के बीच में। जैसे अगर हम आज देखें, अब दिल्ली को देखो कैसे बाहर की तरफ से पूरा कनेक्ट कर दिया। केएमपी का नाम आपने सुना होगा और केजीपी का नाम। जैसे क्या दिक्कत थी? पहले सारा ट्रैफिक यहाँ से दिल्ली जाता था। दिल्ली छोटा सा एरिया, करोड़ों की आबादी लेके बैठा है।
दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां दिन में ट्रक्स की एंट्री बंद थी, बाहर नहीं ट्रक खड़े रहते थे, फिर रात में खुलता था तो पूरा हाल मचता था। अब क्या कर दिया, अब कुंडली से और कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल, ये पलवल ये मानेसर ये गाजियाबाद, ये पूरा रोड डेवलप कर दिया ऐसे रिंग की तरह ऐसे, और इनमें दिल्ली यहाँ बीच में रह जाता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती, आपको दिल्ली जाना ही नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा लंबा बेशक पड़ता है जाना, लेकिन इस पर कोई रेड लाइट नहीं है। अगर आप केएमपी पे गए हैं आपको पता होगा इस पर कोई रेड लाइट नहीं है, इस पे बीच में कोई गांव नहीं पड़ता, ये एक्सप्रेस वे डेवलप किया गया। हाईवे और एक्सप्रेस वे अलग अलग होते हैं, एक्सप्रेस वे पर कोई कनेक्टिविटी के लिए ऐसे रोड नहीं होता। जैसे अगर आप हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे देश में सबसे बड़ा NH 44 है, और NH 44 की हालत ये है कि आप थोड़ा सा हरियाणा के जब एंटर करते हैं दिल्ली से, थोड़ा सा सोनीपत से क्रॉस करें तो नेशनल हाईवे, देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे पे 5-6 भैंसे ले जाता हुआ एक आदमी मिल जाएगा, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, कोई बैलगाड़ी क्रॉस कराता मिल जाएगा। देखा है ना ये कारण क्या है, इस हाईवे के बीच में ये हाईवे है, यहाँ भी गाँव यहाँ भी गाँव यहाँ भी गाँव यहाँ भी गाँव, तो ये गाँव वाले भी क्या करें, इनकी क्या गलती, इनका किसी का बेचारों का घर इस तरफ है, उनकी भैंस बांधने का प्लॉट घेर उस तरफ है, तो बेचारे अपनी भैंस लेके जाएंगे हाईवे पे से, उनकी गलती थोड़ी ना है। ये दिक्कत है हाईवे की, हाईवे पे ट्रैफिक उतना स्मूथ नहीं रन कर पाता, जहां कनेक्टिविटी बीच में गांव पड़ रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। एक्सप्रेस वे को जब डेवलप किया जाता है तो ये खास ध्यान रखा जाता है कि इन पे कोई भी गांव बीच में नहीं आएगा। आप अगर केजीपी केएमपी पर गए हैं तो आपने देखा होगा गांव बहुत दूर हैं, कई किलोमीटर, कनेक्टिविटी के लिए रोड भी हर जगह नहीं कि कोई भी बीच में घुसा रहा है, जहां टोल टैक्स आपने देखा होगा पे करते हैं बस वहीं से रोड्स आके कनेक्ट होते हैं। तो ये इस तरीके से डेवलप कर दिए गए हैं ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम स्मूथ हो जाए। ये चारों बड़े बंदरगाह हैं, ये चारों बड़े एयरपोर्ट्स हैं। अब मुंबई से दिल्ली अगर सामान लाना है बाय रोड, मान लीजिए मुंबई में यहाँ पे जैसे बंदरगाह नहीं है, दिल्ली क्योंकि पानी से लगता इलाका नहीं है, यहाँ सामान लाना है, मुंबई में एयरपोर्ट्स इससे बंदरगाह पे सामान उतरा सी पोर्ट पर, और यहाँ से फिर ट्रक चलेंगे तो ट्रक्स बीच में तो आएंगे तो पेरिशेबल चीजें होती हैं, खराब हो जाती हैं। अब सीधा ट्रक आएगा दिल्ली बिना किसी रेड लाइट पे रुके, बिना किसी इस तरह के जैसे बड़े बड़े जगह टोल प्लाजा नहीं होंगे, बस मेन एरियाज में होंगे। इससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी सामान की आने जाने की, और इससे किसको बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को। एक बार लागत आई, कम से कम 20 साल प्लस से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कोई आज की दिन नहीं है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 2002 से चल रहा है। तब तो बीजेपी की गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके प्रधानमंत्री थे। उस जमाने में सरकारें आती जाती हैं लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आ रही है कौन सी सरकार जा रही है। इस पे काम लगभग पूरा हो चुका, और इस पे स्पीड के साथ साथ जो आपकी ये है ना व्यापार की स्पीड, इसके अलावा जैसे जो वाहन चलते हैं, जो साधन चलते हैं, अगर एक स्मूथ स्पीड पे चलते हैं तो आपको पता होगा उनकी लाइफ बढ़ जाती है, तो इससे आपका जो पेट्रोल का खर्चा है या जो आप जो भी डीजल डालते हैं इनका खर्चा घटेगा। तो लॉन्ग रन में कह रहे हैं इससे हमारे हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे। ये चारों शहर हमने डेवलप कर दिए। नाम क्या दिया इस प्रोजेक्ट को, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक ऐसे ही आपने भारत को एक और तरीके से जोड़ दिया, ये तरीका है आपका ऐसे जोड़ने का, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इसको लेकिन आपने रोड से भी जोड़ दिया और आपने ट्रेन से भी जोड़ दिया इस एरिया को। और इनका मीटिंग पॉइंट जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है, ये एक मीटिंग पॉइंट रखा है यूपी का इलाका जिसको आप कहते हैं झांसी। ये यूपी और एमपी के बिल्कुल लास्ट की तरफ पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है कि झांसी एमपी का पार्ट है, लेकिन झांसी किसका पार्ट है, यूपी का। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे ईस्ट की तरफ कौन सा एरिया पड़ता है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। और इस तरफ ये सबसे पूर्व में गुजरात, तो ये अरुणाचल प्रदेश असम की बेल्ट से गुजरात को जोड़ेगा, और ये आपके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु यहां तक जाएगा। तो ये पूरा इंडिया को जोड़ने का प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों से चल रहा है, और इसके बहुत सारी चीजें तो कनेक्ट लगभग हो भी गई हैं। आ गया समझ में ये सब कहीं ना कहीं शुरुआत तो पहले से हो गई थी, लेकिन ये इसको चलो किताब से और जोड़ लेते हैं ताकि हमें याद भी रह जाए। बताओ जरा, लास्ट हमने मॉडर्न इंडिया में कहां तक पढ़ लिया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता रहे हैं, पेज नंबर 108 पर थे। अच्छा, पढ़ना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 108 पर थे। ये हमने पढ़ना ही पीछे से शुरू किया था ना, ये वाला टॉपिक हमने ये आगे से पढ़े ही नहीं थे। 108 पेज पर आ जाओ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था? एक वर्ड मैंने आपको बताया था, इंपीरियलिज्म। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब उपनिवेशवाद, मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो। सारा खेल था लालच का। क्लास 10th का चैप्टर है ये, इंपीरियलिज्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यादातर देश चाहते थे, ज्यादातर का मतलब जो ताकतवर थे, हम उनमें शामिल नहीं थे, अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना, फ्रांस, रशिया, जो उस जमाने में यूएसएसआर था। बेटा ध्यान से सुन लो, बातचीत नहीं करो, बहुत ध्यान से सुनो, ये कहानियां लिखी नहीं है जो बता रही हूँ। उपनिवेशवाद एक तरह की भूख थी, लालच था ज्यादा प्रॉपर्टी ऐंठने का, और प्रॉपर्टी हमेशा वो ऐंठी जाती है जिसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, यानी जहां से कोई भी देश पैसा कमा सके। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हम एक रिच देश में रहते हैं, जहां पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, पठार भी है, नदियां भी हैं, बहुत रिच कंट्री है। जैसे कोई भी देश रिच किससे बनता है? वहां पाए जाने वाले रिसोर्सेज से। और रिसोर्सेज को कोई कितना लूट लेगा? कोई आपके पहाड़ कैसे लूट लेगा? कोई आपकी नदियों का क्या बिगाड़ लेगा? ठीक है, पोल्यूशन फैल जाएगा, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर देखें आज भी आप देखो इंडिया की अर्थव्यवस्था बिलियन ट्रिलियंस में आप गिनती करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन टोटल में आपके देश में जो पैसा है ना, वो सच में आप अमीर इकोनॉमीज का पार्ट है। बस पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता, रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये गड़बड़ है। अदरवाइज नेचर ने हमें कहीं कोई कसर में नहीं रखा। नेचर ने भारत में वो सब कुछ दिया जो किसी भी अच्छी कंट्री में एक्सपेक्टेड है कि ये सब मिलेगा। तो हमारा देश, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सब कुछ है। इस चक्कर में हम उपनिवेश बनाए गए और ये भूख थी, ये होड़ थी कि मैं ज्यादा बड़े एरिया पे राज करूं, मैं ज्यादा, जिस चक्कर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 18, मैंने आपको यूएनओ का टॉपिक पढ़ाया था, बताया था, 2 पार्ट बन गए थे। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था, एक क्या थी, धुरी कह लो या केंद्रीय शक्तियां कह लो, एक्सेस पावर्स, केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी लीड करता था और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया। इन लोगों की लड़ाई में फंस गए हम जैसे लोग, जिनको लड़ाई से कोई लेना ना देना था, क्योंकि हमें जबरदस्ती ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल करवा दिया। और ब्रिटेन ने हमारे देश के सबसे बड़े लीडर गांधी जी को भी राजी कर लिया कि जी आप हमारी मदद करवा दो, हम बाद में आपको जो है ना बड़ा हेल्प करेंगे। और गांधी जी भी इनकी बातों में आ गए और गलती कर गए। गांधी ये समझने में उस समय सक्षम नहीं हुए कि भैया तुम लड़ ही हमारे ऊपर कब्जे के लिए रहे हो, हम तुम्हारी मदद भी कर दें तब भी तुम कौन सा हमें आजादी दोगे। और गांधी ने अपनी जबान से इंडियन लोगों को कहा कि जितना हो सके इनकी युद्ध में मदद कर दो। गांधी 15 में आए थे, युद्ध 14 में स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे, हम तो उस टाइम गांव में रहा करते थे, गांव से लोग जाके राजी नहीं थे युद्ध में। तब गांधी जैसे लोगों ने हरियाणा, पंजाब की बेल्ट के ताकतवर लड़कों को कहा, 1915 में गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल कराए हजारों की संख्या में लड़के। और इसीलिए अंग्रेज इनको देख के खुश हुए और अंग्रेजों ने इनको उस जमाने में एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद। अगर आपने दादा लक्ष्मीचंद मूवी देखी होगी तो उसमें वो जो बच्चा भाग जाता है लक्ष्मीचंद के रूप में, वो जाके रागनी सुन रहा होता है, एक सांग देख रहा होता है, उसमें कुछ लाइन्स हैं, वो लाइन्स ध्यान से सुनना फिर कभी मौका मिले। वो अंग्रेजों की बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ तुम भूखे मरते हो, अगर तुम फौज में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पहनने को बूट मिलेंगे, तुम यहाँ नंगे पैर भागते हो, वहाँ तुम्हें पेट भर खाने को मिलेगा, तो जाके फौज में भर्ती हो जाओ। यानी लोकल लोगों को फौज में भर्ती करवाने के लिए उस जमाने के फोक म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया गया। तो गांधी जैसे लीडर ने तो बहुत बड़े लेवल पे काम किया, इसलिए कौन सी उपाधि तक मिल गई, केसरे हिंद। और हम इंडियंस को भी लगा भाई गांधी कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, हम बड़े लेवल पे अपने फौज में लड़कों को भेज दिया। फाइनली युद्ध बंद हुआ और इंडिया को कुछ मिलना था ही नहीं, ये सबको पहले से पता था। इस बीच में कुछ लोग काम कर रहे थे, जिनमें एक नाम था तिलक का और एक औरत थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। इनकी कहानी मैंने सुनाई थी। आयरलैंड की एक महिला थी एनी बेसेंट, माता बसंत कहते हैं हम, बहुत ग्रेट लेडी। इतनी काबिल थी कि उस जमाने में जब औरतों को लोग बिल्कुल ही बेवकूफ मानते थे कि औरतें तो बाहर निकलती नहीं, इनकी बुद्धि का विकास नहीं है, ये इतनी काबिल औरत थी कि आदमियों ने ये माना कि ये औरत इतनी काबिल है कि हम सबको लीड कर सके। और इसीलिए एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस ने अपनी अध्यक्षा की पोस्ट पर बैठाया। इससे पहले एक भी औरत इतनी काबिल इंडिया को नहीं मिली, क्योंकि हर साल बैठक होती थी और बैठक कोई आज से नहीं, 1885 से हो रही थी। पहली बार एक औरत को पूरी संस्था में अध्यक्षा का पद मिला और ये थी एनी बेसेंट। और ये बैठक बहुत पढ़े लिखे शहर में कहाँ की जा रही थी, आप जानते हैं आपकी पुरानी राजधानी क्या थी, कलकत्ता। तो पढ़े लिखे लोगों का गढ़ क्या रहा होगा, कलकत्ता। ये पहली अध्यक्षा बनी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा तुम क्यों इंडियंस इतने बेवकूफ बनते हो, तुम कितने काबिल हो, तुम्हारे ऊपर राज क्यों कर रहे हैं, तुम अपना खुद का राज चलाओ। और इनकी बात हमने कम सुनी शुरुआत में, बाद में तो सुनी। तो इन्होंने तिलक का साथ लिया और इन दोनों ने मिलकर इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा जाता है होम रूल। लीग बनाई, लीग का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लेना। इन्होंने कहा अपने घर का राज तुम खुद चलाओ ना, ये अंग्रेज कौन है, क्यों इनको इतनी पावर दे रखी है कि तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। और धीरे धीरे सारे लड़के, यंग नौजवान लड़के इस लीग के मेंबर बन गए। अब तक गांधी हीरो नहीं थे, गांधी इंडिया आ चुके हैं, लेकिन गांधी 15 में कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, ना 16 में काम कर रहे। गांधी कब चमकने शुरू होंगे, 17। तब तक होम रूल लीग अपनी जड़ें बना लेगी और धीरे धीरे बहुत सारे यंग नौजवान लड़के कांग्रेस छोड़ के किसके मेंबर बनने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस भी अभी काम कर रही है, बस वो थोड़ी सी निर्जीव पड़ी हुई है। होम रूल लीग बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेगी, लेकिन इसी बीच में अंग्रेज अपनी चाल चलेंगे और 2 अंग्रेज, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, कहेंगे हम इंडिया के लिए रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, सुधार। और मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड की बातों से एनी बेसेंट इंप्रेस होकर कहेंगे ठीक कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसी जमाने में तिलक पे एक आदमी है वेलेंटाइन शेरॉल, वो विदेशी है, उसने एक किताब लिखी और उसमें हमारे तिलक के ऊपर उसने गलत गलत लिखी, टिप्पणी की कि तिलक एक बहुत घटिया आदमी है, ये भारत में लोगों को गलत रास्ता दिखा रहा है। जैसे कोई भी आदमी अच्छा काम करता है उसकी बुराई करने वालों का एक भीड़ लग जाती है। तो इनकी बुराई की वेलेंटाइन शेरॉल नाम के आदमी ने अपनी किताब में द इंडियन अनरेस्ट करके इंग्लिश में लिखी थी, बहुत चली वो किताब। तो उन्होंने कहा ऐसे कोई मेरे बारे में कह रहा है और लंदन का आदमी है, मैं ऐसे अपनी मानहानि करूंगा, उसके ऊपर दावा करूंगा, भाई मेरी ऐसे बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है। ये लंदन चले गए अपना केस लड़ने के लिए। सोचो होम रूल लीग का एक जो बड़ा लीडर था वो कहां चला गया, लंदन। और एक ने कहा जो रिफॉर्म्स अंग्रेज कर रहे हैं ठीक है। धीरे धीरे होम रूल लीग फ्लॉप हो गई और इसके फ्लॉप होने के बाद गांधी जी को भरने का मौका मिल गया। किस्मत गांधी जी की तेज थी, जैसे कई लोगों की किस्मत आगे से आगे भागती है ना, वो थोड़ी मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं। गांधी जी नो डाउट मेहनत की गांधी जी ने, लेकिन गांधी जी को ना कंडीशंस भी बहुत अच्छी मिली। जब गांधी की इंडिया में एंट्री हुई तो एक वैक्यूम था, एक खालीपन था, कोई बड़ा लीडर था नहीं। तो गांधी को 1917 में कोई लीडर मिला ही नहीं जो कंपटीशन में आता। इस टाइम तक आपके लाल बाल पाल फीके पड़ गए थे। अभी मैंने क्या बताया, तिलक कहां चले गए, हाँ लाला लाजपत राय ना धीरे 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 करके कांग्रेस के हिसाब से ढलने स्टार्ट हो गए थे। वैसे भी आपको पता है गांधी जी की ताकतवर एंट्री से पहले 16 में ये गरम दल नरम दल कहां एक हो गए थे, लखनऊ में एक पैक्ट हुआ था। और जो वो नौजवान लड़के थे ना, धीरे धीरे उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है यार कांग्रेस का काम ही ठीक है, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, हम 1907 से कोशिश कर रहे हैं, हमसे कुछ बन तो पड़ नहीं पाया, तो इसलिए हमें काम
करते हैं, कांग्रेस की बात मान लेते हैं। यानी लखनऊ पैक्ट ने कहीं ना कहीं गरम दल वालों को पीछे कर दिया, और गरम दल वाले अब उतना ताकत से लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 9 साल में देख लिया कि हमारे बस की काम करना है नहीं, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है और बिना पैसे के हम काम नहीं कर पाएंगे। इस टाइम ना नरम काम कर पा रहे और ना ही गरम। तो ये किसके लिए फायदे की बात होगी? महात्मा गांधी। गांधी को बिल्कुल वैक्यूम मिला। गांधी जी आए और पद खाली था। जैसे कोई कोई टाइम होता है जब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो तो नाम कमाना पड़ता है, जब कंपटीशन ना हो तो जो थोड़ा सा भी काम कर देगा वो चमक जाएगा। गांधी जी को एक मौका मिल गया 17 में, फिर गांधी जी ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। फिर तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब हर साल गांधी जी ऊंचे 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 और सबसे बड़े बन गए। ये कोई टाइम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके देश में बाबाजियों का बड़ा चलन है ना? अभी कितने बाबाजी 1-2 साल पहले तुम देखो उसमें गए हैं, जेल में नहीं गए कई सारे बाबा। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कई लोग उनकी पूजा भी करते हैं, तो इसलिए अब आप सबको नहीं समझा सकते। तो कई बड़े बाबा तुम देखो, वो बाबा जी काफी बुढ़े हो गए थे, अब उनका वैसे भी टाइम जाने का आ गया था, लगभग तो जेल में ही तो है सारे बाबा बुआ टाइप के लोग। अब एक वैक्यूम था, तो देख रहे हो एक नया उभरा है आजकल बाबा जी, है ना? हाँ, तो ये देखो, ये समय की बात होती है। अब इस टाइम वैक्यूम है, तो जो एक निकलेगा वही लीड कर जाएगा। आजकल देख रहे ना तुम कितनी वायरल वीडियोस आ रही हैं, और तुम देख लो भाई, मुझे नहीं पता सच और झूठ का, मैं नहीं कहती कि ये सच है झूठ है, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट इनमें। मेरा तो ये मानना है आदमी को कर्म करने चाहिए, और इन सबके पीछे भागने में कुछ नहीं निकलता। इनमें बहुत सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, पता होगा ना सबको। ये तुमने मूवीज में, ये वेब सीरीज में देखा कितनी प्लान्ड तरीके से चीजें, ये हाँ, ये चश्मे पहनाए जाते हैं। अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे भाई, लेकिन अब तुम इस बात को समझो, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया, सारे बाबा जी तो अंदर पहुंच गए। इस वैक्यूम का फायदा किसी एक को मिल जाएगा, और तुम्हारे सामने देखते देखते तुम्हारी उम्र का वो लड़का और देखो कहां चढ़ता चला जाएगा। ये ना हर चीज में है, हर चीज में। राजनीति में भी वैक्यूम होता है। जब वैक्यूम होता है, जो उस टाइम लीड कर जाता है, फिर उसी की परिस्थितियां आगे ले जाती हैं। तो जब आपके देश में वैक्यूम था ना, तब कौन आ गया था उस जमाने में? महात्मा गांधी जी। और गांधी जी धीरे धीरे करके, लेकिन एक चीज भी मानना, कर्म भी करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आप नहीं लीड कर पाएंगे। काम भी किया। मैं कंपेयर वैसे नहीं कर रही हूं कि तुम सोचो कि उनको और उनको एक कैटेगरी, वो एक अलग एग्जांपल है तुम्हें समझाने के लिए कि जब किसी भी फील्ड में वैक्यूम होता है और कोई एक हल्का सा भी उभर आए, तो फिर लोग उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, उसी को नंबर 1 बना देते हैं। जब 10 लोग होते हैं ना, तो होता है कंपटीशन। जब वैक्यूम होता है तो एक अकेला भी लीड कर जाता है। तो राजनीति में भी वैक्यूम आता है, और कभी कभी इस तरह से धार्मिक मुद्दों पर भी वैक्यूम आता है। चलो अब किताब उठाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 108 पेज पर है, देखो। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं सदी के द्वितीय दशक की, द्वितीय दशक कैसे हुआ भाई? 10-10 साल के 10 बार बनेंगे ना, तो ये 14 से 18 दूसरा दशक हुआ। तो 20वीं सदी के द्वितीय दशक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी 4 अगस्त, इसको टिक कर लो, 4 अगस्त 1914 को शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में। एक तरफ जर्मनी था, ये था सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला, ये केंद्रीय शक्ति था, सेंट्रल पावर। इसको सेंट्रल पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैप में देखोगे तो बीच में पड़ता था, इसलिए इसका नाम था सेंट्रल पावर का हेड। ऑस्ट्रिया, इसी का दोस्त हंगरी भी, ऑस्ट्रिया हंगरी तब एक ही थे, अब ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है, 2 देश है ना अब। जैसे भारत और पाकिस्तान उस जमाने में एक था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना और हंगरी की बुडापेस्ट, यूरोप के दोनों इंपॉर्टेंट देश हैं। चलो पढ़ो। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और टर्की या तुर्की, अब तुमने भूकंप में देखा ही तुर्की न्यूज में रहा, आगे पढ़ो। दूसरी ओर था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ये फ्रांस और इंग्लैंड तो इकट्ठे ही तो हैं यूरोप में। ये मान लो यूके की पट्टी, ये फ्रांस की, इनके बीच में बस पानी है। कौन सा पानी है? ये इंग्लिश चैनल, बस ये पानी की पट्टी है। यूके की कहानी मैंने बताई थी ना, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड। पहले वेल्स, उसके ऊपर इंग्लैंड, उसके ऊपर स्कॉटलैंड। किसने ये सब एक कर दिए? इस इंग्लैंड ने। इंग्लैंड कितना चालाक था, क्या नहीं कहा इनको, कह रहे तुम और हम एक जैसे हैं, हमारा देखो रंग रूप एक जैसा, तुम हमारे हिस्सा बन जाओ। किसको बहकाया ऐसे? स्कॉटलैंड को। आज तक स्कॉटलैंड इसी का पार्ट है, यूके का मतलब यही है। और फिर आयरलैंड में करवाया कलेश, इनके आपस में कलेश, जैसे हमारा नहीं करवाया हिंदू मुसलमानों का। यहाँ सब क्रिश्चियन थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी 2 धाराएं हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। कैथोलिक्स जो थे वो प्राचीन धारा वाले, और प्रोटेस्टेंट जिन्होंने उस बात को प्रोटेस्ट किया, उस बात के खिलाफ काम किया कि नहीं आप गलत सोच रहे हो। जैसे हर धर्म के बंटवारे हो जाते हैं ना, ऐसे ईसाइयों का बंटवारा 2 चीजों में हुआ था। पुराने वालों को कैथोलिक्स कहते हैं, नए वाले जो उनसे अलग हटके गए वो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो विरोध में इस तरह की, मार्टिन लूथर का नाम सुनाओ, उन्होंने चैलेंज किया था चर्च को, और उन्होंने चैलेंज करने के लिए क्या किया? जैसे आजकल नहीं, ये जो ये बाबा जी उभर रहे हैं, इनको बहुत लोग चैलेंज कर रहे हैं कि जी आप हमारे सामने आओ और इस तरह से खुला हम शास्त्रार्थ पे चर्चा करेंगे। तो जब कभी कोई एक उभरता है ना, तो उसके खिलाफ भी बहुत लोग हो जाते हैं, पुरानी चीजों को भी बहुत लोग चैलेंज कर देते हैं। तो मार्टिन लूथर नाम का एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, उसने यूरोप में चर्च में जो प्रीस्ट बैठते थे, जिसका पादरी कहते हैं, उनको चैलेंज करने के लिए, तो उसने सोचा, उस जमाने में ये व्हाट्सएप और ये तो थे नहीं कि वायरल होते, तो उसने ना पेज का इस्तेमाल किया। उसने अपने थीसिस को लिखवाया, मतलब हाथों से, और जैसे भी उसने जो भी इस्तेमाल किया, और उसने चर्च के गेट के बाहर चिपकवा दिए। तो अगले दिन लोग आए प्रेयर करने, उसकी लिखी बातों को पढ़ा, और लोगों को लगा यार दम तो है इन बातों में, भाई जो भी ये बात कह रहा है उस आदमी में दम तो है, उसके अंदर कोई सोच तो है। फिर धीरे धीरे करके कहते हैं कुछ दिनों में 5000 पर्चे उस आदमी के लिखे हुए कागजों के बट गए, और धीरे धीरे देखते देखते बहुत लोगों ने कहा कि भाई ठीक कह रहा है ये आदमी, ये चर्च में जो प्रीस्ट बैठे हैं ये इस बात पे डिस्कशन क्यों नहीं करते। और इस तरह से उस चर्च का जो एक धर्म चला आ रहा था, जिसको आप कहते थे ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी, इसका बंटवारा हो गया 2 हिस्सों में, एक पुराने वाले कैथोलिक्स और एक नए वाले प्रोटेस्टेंट। ऐसे ही जैसे हिंदू धर्म में नहीं आगे जाके भाई वैष्णव अलग हुए और शैव अलग हुए। चलो पढ़ो आगे। तो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ये दूसरे ग्रुप में थे। प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन तात्कालिक भारत की राजनीतिक पार्टियां कर रही थी, जैसे कांग्रेस कर रही थी, मुस्लिम लीग कर रही थी और राजे रजवाड़े।
नेक्स्ट टिक करना। उदारवादी भारतीय नेताओं ने इस आशा में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि बदले में उनकी स्वराज या स्वशासन की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। उन्हें क्या लगा, ये हमारी बेवकूफी थी, हमें क्या लगा कि जब ये जीत जाएंगे तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। भैया वो लड़ किस चीज के लिए रहे हैं, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, तो क्यों छोड़ के जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ो। राष्ट्रवादी नेता थे तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता के लिए धन और सेना के लिए सिपाहियों की व्यवस्था हेतु गांवों का दौरा किया। तो ये बड़े बड़े सब लीडर्स उस जमाने में इनको लगा कि ठीक है हम मदद कर दें। लॉर्ड हार्डिंग जो हमारे वायसराय थे, इनकी बुद्धिमत्ता और सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूरा समर्थन मिला। डबल टिक कर लो। हमने पूरी तरह, हमारा समर्थन कैसे मिल सकता था, हम क्या कर सकते थे समर्थन के लिए, इनकी फौज को बढ़ा दें, यानी हम मरने के लिए चले जाएं। किसकी फौज में, अंग्रेजों की। और हम गए क्योंकि हमारे लाला जी भी यही बात कह रहे थे, गांधी भी यही बात कह रहे थे। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की, मुस्लिम देश था ना ये पूरा, के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति मोह भंग हो गया और अब लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नजदीक आने लगी। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीग जो कब बनी थी, ये मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1905 में। याद है बंटवारा हुआ था, 6 में मुस्लिम लीग बनी थी। ये देखो बंगाल का बंटवारा, इस तरफ कौन से लोग ज्यादा थे, मुस्लिम। आगा खान नहीं था यहाँ का नवाब ढाका का, आगा खान, सलीमुल्ला, ये पढ़े थे ना हमने। इन लोगों ने मिलकर क्या बना दी मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग। और इस लीग को जानबूझ के कौन प्रमोट कर रहे थे, अंग्रेज। और अंग्रेज क्या कह रहे थे कि ठीक किया तुम लोगों ने, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो हम मदद करेंगे। यानी इनके भले बन रहे थे अंग्रेज, और ये वही बेवकूफी जो हम कर रहे थे वही ये कर रहे थे। इनको लगा अंग्रेज ही हमारे असली में हक की बात करेंगे, और ये इंडियंस या ये जो सबसे बड़ी संस्था है जिससे चिढ़ने लग गए थे कांग्रेस, ये कभी हमारे हक की बात नहीं करेगी। ऐसा किसको लगने लगा। हाँ, ये गलतफहमी दूर हो गई जब 1914 में अंग्रेजों ने दुनिया का सबसे बड़ा देश मुसलमानों का उस जमाने में क्या था, तुर्की। पूरी दुनिया के मुसलमान मानते थे कि हमारे पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक मुखिया है जिसे कहा जाता था खलीफा, और इसकी सीट तुर्की में जो बैठता था उसको माना जाता था कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमानों के हेड हैं। अब ये ब्रिटेन जो इनका सगा बन रहा है यहाँ 1906 में, इसने 1914 में इन लोगों की, दुनिया में जितने लोग हैं इनके मुखिया को खत्म करने का टारगेट बना लिया। तो जो हमारे मुखिया की इज्जत नहीं कर रहा वो हमारी इज्जत क्या करेगा। ये बात किसकी समझ में आ गई, मुस्लिम लीग। इसलिए मुस्लिम लीग को लगा हमने गलत किया, किसकी मदद करके, अंग्रेज। और हमें किसका साथ पकड़ना चाहिए था, कांग्रेस का। तभी तो 1916 में ये सब इकट्ठे होंगे लखनऊ पैक्ट में। लेकिन तब तक एक बात ये मन में डाल चुके अपने में कि हम अलग हैं और ये हिंदू अलग हैं। इसीलिए 16 में ये कहेंगे कि हमें अपनी सीट्स अलग चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन सीट हमारी अलग कर दो। और कांग्रेस की सबसे बड़ी मूर्खता कि कांग्रेस ने कहा ठीक है तुम्हारी सीटें हम अलग कर देते हैं तुम्हारे धर्म के नाम पर। अबुल कलाम आजाद, सुना ये नाम, डॉक्टर एपीजे की बात नहीं करी, एक और अबुल कलाम नहीं थे पहले, मुस्लिम थे। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग मूर्ख है जो अपने हक की डिमांड कर रही है, उसको क्या जरूरत है, उसको यहाँ हक मिला हुआ है। उन्होंने कहा था उससे बड़ी मूर्ख ये कांग्रेस है जो उनके हक को इस तरह से अलग देने के लिए राजी हो गई, क्योंकि इसने प्रूव कर दिया कि हाँ तुम लोग अलग हो। तो दोनों की गलती मानी जाती है। कौन से सन में, इसके बाद कभी भी आप इकट्ठे हुए ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान अलग करना पड़ा। पढ़ के देखो आगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की के मुस्लिम्स के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति मोह भंग हो गया और अब लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नजदीक आने लगी। इसके बाद अगला पॉइंट जो है उसकी जरूरत नहीं, पेपर में नहीं आता, उससे अगला टिक करना, कामा गाटा मारू। ये क्या है कामा गाटा मारू, इसको थोड़ा सा सुन लो, कई बार पेपर में इसके बारे में पूछ लेते हैं, फिर पता होना चाहिए था क्या। एक शिप था, इस शिप का नाम है, ये एक जहाज का नाम है कामा गाटा मारू, गाटा मारू, कामा गाटा मारू। अब इस शिप को एक इंडियन ने खरीदा सेकेंड हैंड, और उसने इसमें बहुत सारे भारतीयों को लाद के, और वो अमेरिका जा रहे थे। उस जमाने में ना अमेरिका जाने का बड़ा चलन था। 1914 में 13 में बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में बस गए थे। आपको पता होगा इंडिया से कम 100-150 साल से लगातार लोग अंग्रेजों के जमाने से अमेरिका में भी बस रहे थे और अफ्रीका में भी बस रहे थे और यूरोप में भी बस रहे थे। आज भी अमेरिका में एक बड़ी आबादी इंडियंस की है जिनके दादा परदादा वहां जाके बसे थे, फिर उनकी अगली पीढ़ियां वहीं जन्म ले गई। तो उस जमाने में गुरदत्त सिंह करके एक आदमी थे, सिख थे वो, उन्होंने एक शिप अपना खरीदा और उसका नाम था कामा गाटा मारू। इस शिप पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को सवार किया और ये सब जा रहे थे अमेरिका, उस जमाने में मतलब उत्तरी अमेरिका के कनाडा में। जब ये शिप वहां पहुंचा एक लंबी यात्रा करके, तो वहां पे इनको उतरने से मना कर दिया। उन लोगों ने कहा यहाँ नहीं उतरना, और इन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को जब उतरने से मना किया तो बेचारे वो क्या करते हैं, अब किसी देश में जा रहे हैं वहां उतरने नहीं दे रहे तो वापस बैठ लिए। वापस बैठ के जब वो आए तो कोई भी आदमी जब बाहर जाता है, अगर बाहर ठिकाना ना मिले तो अपने घर ही तो लौट के आएगा आदमी। अब ये अपने घर आए इस शिप में, अंग्रेज इतने गुस्से में आए इस बात पे कि उन्होंने जैसे ही बेचारे ये आके रुका शिप बजबज बंदरगाह पर कलकत्ता में, ये उतर रहे थे, इनको कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम बैठे हैं ऐसे इनका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल मूड में, अंधाधुंध फायरिंग करवा दी और इन लोगों को मरवा दिया। इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, कोई तू मैं नहीं, कुछ नहीं, बस गुस्से में आके कि भाई ये विदेश जा रहे थे और अभी वापस इंडिया आ गए। मतलब नॉनसेंस सी हरकत की थी 1914 में अंग्रेजों ने। कौन सा प्रकरण है ये, कामा गाटा मारू। तो कामा गाटा मारू एक जहाज है जिसपे बेचारे हमारे इंडिया के सिख लोग पंजाब के बहुत सारे सवार थे और इनको बिना किसी गलती के मार डाला। जैसे अमृतसर में नहीं ये, हाँ, जलियांवाला बाग, तो कोई लॉजिक थोड़ी ना था, ऐसे ही करते थे ये टिक कर लो। कामा गाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। यहां लिख लो 376 लोग ये सवार थे इसमें, 376। और गुरदत्त नाम था उस आदमी का, गुरदत्त सिंह, लोग बाबा बोलते थे उनको, गुरदत्त सिंह। हाँ, हांगकांग से भी उनका संबंध था, सिंगापुर हांगकांग यहाँ घुमा करते थे। हांगकांग के थे, गुरदत्त सिंह थे तो इंडियन ही, फिर जाके बस गए थे वहां।
गुरदत्त सिंह ही बाबा थे, ठीक है। तो पूछे कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, तो कनाडा में भारतीयों के उतरने से संबंधित विवाद। कहां मारे गए ये इंडियंस? बजबज, ये लिख लो, बजबज बंदरगाह, बंगाल में है। बजबज घाट है वहां पानी का, जैसे गंगा के पास नहीं घाट है, बजबज घाट या बजबज बंदरगाह, यहां फायरिंग हुई थी। ये बंगाल में उतरा था छिपा के। तो कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का है। गुरदत्त सिंह नाम के एक इंडियन जो हांगकांग में रहते थे, उन्होंने ये जहाज खरीदा। ये जहाज जापानी जहाज था, सेकंड हैंड उन्होंने लिया। इसमें बहुत सारे पंजाब के लोग सवार हुए और कनाडा उतरने वाले थे। उनकी सरकार ने मना किया तो बेचारे वापस आके किस बंदरगाह पे? बजबज, जहां अंधाधुंध फायरिंग करके ये मार दिए। अगला पॉइंट देखो, लखनऊ अधिवेशन 1916, दो महत्वपूर्ण घटनाएं टिक कर लो। उग्रवादी, ये शब्द हमने दिया या अंग्रेजों ने? किनको उग्रवादी कहते थे हमारे? जिनको हम क्या कहते थे? क्रांतिकारी। हाँ, इन्होंने ये शब्द फेमस नहीं होने दिया, इन्होंने उनको नाम क्या दिया? उग्रवादी। अच्छा, उग्रवादी ज्यादा फेमस क्यों हुआ? इसका भी लॉजिक है, क्योंकि दूसरे वाले क्या थे? उदारवादी। तो जैसे उग्र उदार, ये ऑपोजिट वर्ड्स है ना, तो इसीलिए ज्यादा फेमस उग्रवादी कर दिया। क्रांतिकारी फेमस कब हुए हैं? जब आगे जाके ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। क्रांतिकारी सदा से नहीं थे, सबसे पहले क्रांतिकारी 1897 में देखे गए। इससे पहले क्रांतिकारी नहीं थे। हमने क्रांति की थी 57 की, वो अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों का मर्डर करना अपना टारगेट बनाने वाले क्रांतिकारी सबसे पहले कब दिखाई दिए? 1857। चापेकर बंधु थे, 3 भाई चापेकर, जिनका टारगेट ही था अंग्रेजों को मारना। उन्होंने मारे, बाद में तीनों भाई फांसी पर लटका दिए गए। सबसे यंग एक लड़का मैंने बताया होगा आपको, खुदीराम बोस, बताया था। हाँ, एक बड़े आदमी पर इन्होंने हमला किया, वो मरा नहीं था, लेकिन इतने बड़े आदमी पे हमला करना, इस सबसे यंगेस्ट फांसी पर लटकाया गया शहीद था ये भारत का पहला, खुदीराम बोस। 18 साल के आसपास इसकी उम्र थी उस जमाने में। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। तो उग्रवादियों का एक बार फिर कांग्रेस में पुनर्प्रवेश, वापस आ गए। और दूसरा बड़ा काम था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। कांग्रेस की क्या गलती है समझौते में? हमने इनको अलग सीटें देना, यहाँ लिख लो सीट्स, अलग सीट्स के लिए राजी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती बताई जाती है, मुसलमानों की अलग सीट्स के लिए राजी। तो देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मान लिया कि मुसलमान अलग हैं, अब तो अलग होंगे ही आगे जाके, ठीक है। अगला पॉइंट लास्ट कर लो आज का। 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जिन्ना ने हिस्सा लिया, और उसी वर्ष कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी जिन्ना उपस्थित थे। जिन्ना एक ऐसा आदमी है जिसने दोनों के अधिवेशन में हिस्सा लिया। किस किस में? कांग्रेस में भी और, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो दोनों का पार्ट था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे, दोनों का हिस्सा बनके बाद में फिर मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाते चले गए। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।